दिल्ली के शरणार्थी शिविर। दिल्ली के लिए भारत पाक विभाजन वाकई दहला देने वाला था। इस महानगर का पुराना किला उन दिनों संभवतः सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था। दूसरा बड़ा शिविर था किंग्सवे कैंप, जहां लगभग 3 लाख शरणार्थियों ने शरण ली थी। ये शिविर उसी स्थल पर थे जहां अब जीटीबी नगर यानी गुरु तेग बहादुर नगर बसा है। इसी क्षेत्र में स्थित है नेहरू कैमोरियल लाइब्रेरी। दिल्ली के लिए अगस्त 1947 के कुछ दिन पहले और बाद के दिन हिंसा, तनाव, अमानुषिकता, बेचारगी और दिशाहीनता के दिन थे। वर्ष 1951 की दिल्ली की जनगणना के अनुसार भारत सरकार ने लगभग 2000 एकड़ भूमि इन शरणार्थियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए आवंटित की थी। इनमें विजयनगर, सिविल लाइन का दक्षिण क्षेत्र, माजल टाउन और जीटीबी नगर शामिल थे। वर्ष 1952 के आसपास शरणार्थियों की एक बड़ी आबादी लोधी कॉलोनी के खाली पड़े फ्लैट्स में आकर बस गई थी। शेष का एक बड़ा भाग निजामुद्दीन और जंगपुरा के आसपास फैल गया था। वर्ष 1951 में खान मार्केट को आबाद किया गया। इस मार्केट के ऊपर, नीचे और सड़कों पर, फुटपाथों पर सब जगह शरणार्थी फैले हुए थे। वर्ष 1956 में लाजपत नगर, दक्षिण दिल्ली, करोल बाग, राजेंद्र नगर, पश्चिमी पटेल नगर, राजौरी गार्डन आदि भी शरणार्थी आश्रय स्थलों में बदले गए। इतिहासकार वीएन दत्ता के अनुसार वह नगर जो कभी ब्रिटिश नगर था 1950 के दशक तक व्यापक रूप में पंजाबी महानगर बन गया। शरणार्थियों की भूमिका यहाँ की साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जिंदगी का मुख्य हिस्सा बन गई। कालकाजी, जंगपुरा आदि तो पुनर्वास के लिए ही अस्तित्व में आए। समृद्ध शरणार्थी परिवार ग्रेटर कैलाश, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वसंत विहार और डिफेंस कॉलोनी के कुछ क्षेत्रों में बसने लगे। उन दिनों केंद्रीय पुनर्वास मंत्री मेहरचंद खन्ना की भूमिका विशेष रूप से सक्रिय थी। दक्षिणी दिल्ली की खन्ना मार्केट उन्हीं के नाम पर बनी थी। अपने एक शोध पत्र पंजाबी रिफ्यूजीज एंड द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर दिल्ली, जिसमें उन्होंने विवरण दिया है कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जैसे औद्योगिक उपनगर की उद्यमी शरणार्थियों ने ही बसाए। यहाँ बसने वालों में बलूचिस्तान से आए परिवार भी बड़ी संख्या में थे। उनका अपना संगठन बलूचिस्तान हिंदू पंचायत के नाम से सक्रिय रहा था। दिल्ली आने वाले शरणार्थियों में अधिकांश वहां के ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान व जमींदार थे, यानी पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से। शेष छोटे दुकानदार थे, कुछ शिक्षक थे और कुछ व्यापारी। मगर आते ही उनमें से अधिकांश को लुहार, बढ़ई, फड़ीदार, रेहड़ी चालक व साइकिल पर सामान रखकर बेचने जैसे पेशे अपनाने पड़े। एक बदलाव सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचे में भी आया। विभाजन के समय भारी संख्या में मुसलमानों ने यहाँ से पलायन भी किया। अकादमिशियन सोहेल हाशमी के अनुसार दक्षिण दिल्ली शुरुआती पुनर्वास के लिए एक स्वाभाविक विकल्प भी था, क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित था। निजामुद्दीन का क्षेत्र इसीलिए भी पुनर्वास का एक केंद्र बना क्योंकि पंजाब से आने वाली अधिकांश रेलें यहीं रुकती थी। यहाँ पश्चिमी कराची के कुछ कुलीन परिवार भी आ बसे थे। काफी लोग मुल्तान व सिंध से आकर भी यहीं बसे थे। इसी श्रृंखला में सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सादिक नगर, अलीगढ़ और किदवई नगर में पुनर्वास हुआ। फ्लैट बने। एक लंबी अवधि तक मदनगिर जैसी कॉलोनियों में गुरुद्वारे के आसपास बनी छोटी छोटी दुकानों को पाकिस्तानी कॉलोनी के नाम से ही जाना जाता रहा। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली में 45 ऐसी कॉलोनियां हैं जो 1947 में पट्टे पर दी गई जमीन पर बसी थी। अब इन कॉलोनियों में लगभग 12,000 ऐसी संपत्तियों की निशानदेही की गई जो धीरे धीरे आवासीय से व्यावसायिक में तब्दील हो गई। इन पर अब अवैध अतिक्रमण के आरोप में कार्रवाई की जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अकेले लाजपत नगर 4 में कम से कम 24 ब्लॉक ऐसे हैं जिन्हें अमर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। सरकारी नजरों में ये सब के सब अवैध हैं।
अब सीलिंग ड्राइव से उन सब वर्गों में भारी असंतोष फैला हुआ है जो वर्ष 1947 के बाद बामुश्किल फिर से अपने पांव पर खड़े हुए थे। इनमें से कुछ संपन्न भी होते गए, मगर अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने पिछले 3-4 दशकों में ही जीने का सुख देखा था। उन्हें लगता है पहले 1947 में उजड़े, फिर आतंकवाद के दंश को झेला, अब सीलिंग का दंश झेलने पर उन्हें विवश किया जा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में वर्ष 47 के आसपास 5 लाख शरणार्थी आए थे। अब उन परिवारों की सदस्य संख्या करोड़ों में है। दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से यमुना पार और आगे उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद, गाजियाबाद तक फैलना स्वाभाविक था। विभाजन के समय दिल्ली की 1/3 आबादी यानी लगभग 3,29,000 लोग पाकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। उनमें सभी जीवित नहीं पहुंच पाए। अमानुषिक नरसंहार की खबरें दोनों ओर से जारी थी। मारकाट व सांप्रदायिक हिंसा कहां से आरंभ हुई कह पाना असंभव है, लेकिन ये सिलसिले दोनों ओर से चले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली से 3,29,000 लोग गए और लगभग 4,95,391 लोग आए। दिल्ली के लिए तत्कालीन सरकारी तंत्र के लिए इन्हें बसाना सबसे बड़ी चुनौती थी। इनके लिए राहत शिविर, छोटा मोटा रोजगार, स्थायी रूप से आवास आदि तात्कालिक जरूरतें थी। एक बार भाजपा के वयोवृद्ध नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा से बात हुई तो उन्होंने बताया, कहीं इधर उधर ना भटकने के इरादे से हमने पंचकुइया रोड पर एक खाली घर का ताला तोड़ डाला और वहीं अस्थायी रूप से बस गए। बाद में निजामुद्दीन में 6,000 रुपए में एक घर खरीदा और वहां स्थायी रूप में जाकर बस गए। उन दिनों के पुराने बुजुर्ग एक स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ता ओपी जैन को अब भी याद करते हैं, जिन्होंने शरणार्थी शिविरों में लंबी अवधि तक भोजन पहुंचाने का दायित्व उठाया था। इसी पुनर्वास के तहत दिल्ली का शहरी क्षेत्र, जो 1951 में 128 वर्ग किलोमीटर था, फैलकर 1961 में 323 वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्ष 1957 के बाद डीडीए और एमडीसी को नई कॉलोनियों के लिए सक्रिय किया गया। डीएलएफ सरीखे निजी क्षेत्र के डेवलपर्स को राजौरी गार्डन, ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश आदि में नए आवास बनाने के लिए लाया गया। आवास तो बन गए, लेकिन अब रोजगार देने की चुनौती कुनमुनाने लगी। ऐसे में कईयों ने पुरुषार्थ के अद्वितीय कीर्तिमान लिखे तो कईयों ने उद्यमी प्रवृत्ति को पुराने बाशिंदों के लिए ईर्ष्या का एक कारण भी बना लिया। ऐसे ही असंख्य सफल गाथाओं में लाला धर्मपाल गुलाटी की जीवन यात्रा शामिल है। लाला धर्मपाल सियालकोट में मसाले के व्यापारी थे। यहाँ आकर उन्होंने घोड़ा गाड़ी भी चलाई। उससे न केवल अपना गुजारा किया, बल्कि 1 साल की अवधि में 9,700 लोगों को सांप्रदायिक दावानल का शिकार होने से भी बचाया। बाद में उन्होंने करोल बाग के खोखे से अपना पारिवारिक ब्रांड एमडीएच शुरू किया, जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। एमडीएच को दुनिया भर में मशहूर करने वाला वो शख्स आज हमारे बीच नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व वहां की केंद्रीय न्यूज एजेंसी के मालिक श्री BS पुरी ने बताया था, सक्वेटर जोन यानी इधर उधर बिखरे लोगों के सड़क कारोबार में बदल गए थे। जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं बेचा था, वे अब अंडे बेचते थे या फिर डबल रोटी। शुक्र इस बात का था कि अधिकांश शरणार्थी साक्षर थे। VKRV राव और BP देसाई नामक शोधार्थियों के अध्ययन के अनुसार किंग्सवे कैंप में 88% पुरुष व 68% महिलाएं साक्षर थी। लाहौर के एक व्यवसायी जानकीदास कपूर ने एटलस साइकिल की शुरुआत कर डाली। एक अन्य पंजाबी शरणार्थी HV नंदा ने भी लाहौर से उजड़कर अपना एस्कॉर्ट्स ग्रुप भी स्थापित कर लिया। वहीं रावलपिंडी से आए रौनक सिंह ने भारत स्टील और अपोलो टायर्स की स्थापना की और रावलपिंडी के ही भाई मोहन सिंह ने रैनबैक्सी की स्थापना कर दिखाई। इन सबको शुरुआती दौर में अनेक मुश्किलों से जूझना पड़ा था। राजनीति के क्षेत्र में भी बलराज मधोक, विजय कुमार मल्होत्रा, भाई महावीर, मदन लाल खुराना, इन सब ने अपना विलक्षण प्रभामंडल बना लिया था। मुशायरों की जगह अब पंजाबी के कवि दरबारों व हिंदी कवि सम्मेलनों के आयोजन बल पकड़ने लगे।
लेकिन दिल्ली का चरित्र ऐसा नहीं था। धीरे धीरे उर्दू अदब को भी अपनी गरिमा मिली। लिपि में बदलाव अवश्य आए, लेकिन रेखता सरीखे संगठनों ने पुरानी संस्कृति को भी कायम रखा। पिछले वीडियो में आपने हरियाणा के कैंपों के बारे में सुना, इस वीडियो में आपने दिल्ली के कैंपों के बारे में सुना, और अगले वीडियो में पंजाब के कैंपों के बारे में। और जाते जाते आपको हमेशा की तरह ये भी तो बता दूं कि ये जो आप सुन रहे हैं वो किसकी कलम का है। तो जनाब डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से ही ये सब लिया गया है। उनका शोध और उनकी मेहनत को 100 सलाम। शुक्रिया।